discuss about the electron theory of diamagnetism and we will then define the diamagnetic materials. So जो diamagnetic materials है उनके जो एग्जांपल है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया. Such materials are diamagnetic material and it's very difficult to magnetize them. So how it goes, I will explain through this article. So well, I'm starting with the electron theory of diamagnetism. हम electron theory of diamagnetism के ऊपर आपके साथ बात करेंगे और ये आर्टिकल आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है. मज़ेदार है. इसका फिज़िक्स बहुत अच्छा है. ये सब चीज़ें आपको इसके साथ साथ क्लियर हो जाएंगी. देखिए जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें यूजुअली दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं. आई I मीन mean, जैसे ये एटम हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और उसमें फॉर एग्जांपल कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो कोई b0 होगा. सो ये उसका रेडियस हो गया, r हो गया. और यदि इलेक्ट्रॉन का मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. करंट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने का मतलब है आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट m होगा वो नीचे की ओर होगा. ओके. अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जो है यदि ऐसे घूमेगा तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस तरीके से लगेगा और इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होगा एफ सी इज इक्वल टू एम और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बी जीरो का स्क्वायर और ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. ओके, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ. ओके. जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी रेडियस में घूमेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है. और ये देखिए ये उसका रेडियस हो गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये v0 वेलोसिटी के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. इसका मतलब जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो. तो इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपवार्ड डायरेक्शन में होगा. तो इसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएंगी. इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो तो आप जानते हैं कि हमेशा सेंटर की ओर ही होगा और इक्वेशन नंबर 1 के इक्विवेलेंट ही होगा. तो यहाँ हम लिख देते हैं इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो होगा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी v0 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आप ये देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 जो है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है. अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की कोशिश करते हैं. अब देखिए हम कुछ, अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करेंगे. यदि हम कामयाब हुए तो ये देखिए हम इस तरीके से हम इसको बनाते हैं. हम इसको 3D की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं. आपको चीज़ें एकदम से समझ आएंगी. अब देखिए इसमें हमने इसको फील्ड लगाया है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस लगाने का मेरा मतलब है कि ये वर्टिकली डाउन बार डायरेक्शन में है. मैं ज़्यादा इसमें क्रॉस मार्क तो नहीं लगाऊंगा, समय ज़्यादा लगेगा. अब आप इस जो पहला सर्कल है उसको आप ऐसे रख दीजिए, ये प्लेनर रीजन बना दिया मैंने. और जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहा है. ओके. और ये इसकी मार्क पोजीशन है और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिवॉल्विंग अलोंग दिस डायरेक्शन. ओके. so this direction is, now it is moved under the effect of magnetic field, it will have some different velocity. I will mark this as some b1 and this is the radius of the electron. okay, radius of the circular track. so initially आपका जो magnetic movement है वो m था और इसमें कोई चेंज आएगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे. और ये जो दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है इस डायरेक्शन में जिसमें फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
और इसका जो वेलोसिटी है, अब कोई वेलोसिटी v2 हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो डाइपोल मूवमेंट है, इसको हम थोड़ा बाद में मार्क करते हैं। मुझे लगता है कि शायद मुझे इसको भी अब क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज इसका डायरेक्शन ये नहीं होगा, राइट। देखिए, जब आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, इट इज अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। आप देखिए कितना मजेदार कहानी होने वाली है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक अलग कलर देके इसमें मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो एक्सिस है, ये बाई एक्सिस हो जाएगी, और एक प्लस एक्स एक्सिस और एक माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये वाले जो एक्सिस है, इसको मैं जेड एक्सिस कंसिडर कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ओके। इसी तरीके से कुछ आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। ये प्लस एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये वाली जो है माइनस बाई एक्सिस हो जाएगी, ये वाली जो है प्लस बाई एक्सिस हो जाएगी, और ये वाली जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस हो जाएगी। अब आपको चीज़ें एकदम से साफ साफ नजर आएंगी। हम ऐसा करते हैं कि हम वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प लेते हैं, और वहाँ से चीज़ें एकदम से आसानी से हो जाती हैं। हम ये देखते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस पॉइंट के ऊपर तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये देखिए। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला है Q इंटू बी क्रॉस बी। इसी फार्मूले में अब हम इसको वेक्टर अलजेब्रा से सॉल्व करें, तो जो आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज है माइनस ई, और पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, आप देखिए वो माइनस एक्स एक्सिस की ओर है, तो इसको मैं लिख दूंगा वी वन जो है v1, और ये आएगा माइनस आई कैप। दूसरा पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका लगा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं इसको लिख दूंगा b, और यहाँ माइनस के कैप। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस एंड फिर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ई v1 b, और आई क्रॉस के जो होगा वो माइनस जे होगा, ये आ जाएगा माइनस जे, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये आएगा ई v1 इंटू जे का, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो प्लस बाई एक्सिस क्यों लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स और जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। यदि दो फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट फोर्स जो सेंटर की ओर लगेगा, वो हो जाएगा एफ सी सेंटीपिटल फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर को जो लगने वाला फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा इस केस में। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो b0 से अब b1 हो जाएगी, और ये जो फोर्स होगा वो रहेगा एम b1 स्क्वेयर ओवर आर। तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, b1। पहले वाले डायग्राम में देखिए, पहले उसकी वेलोसिटी थी b0, सो इट विल डिक्रीज बाय सम अमाउंट, ये हो जाएगी b0 में से कोई डेल्टा b वेलोसिटी घट जाएगी। मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और आगे हम लिखते हैं कि जो इसका पहले मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इस तरीके से था, और अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होना चाहिए, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम म्यू एल से लिखते हैं, ये एम वही बात है, माइनस ई बाई टू टाइम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एल वेक्टर। ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ है एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल में। और इसको यदि मैं आगे एल का वैल्यू पुट करूं, तो आपको कैसे दिखेगा, ये म्यू एल, ये जिस मैग्नेटिक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, यदि आप चाहें तो मैं ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको यदि मैं, इट इज इक्वल टू म्यू एल लिख देता हूँ मैं, और दिस पार्ट इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तब बात बन जाएगी। और ये जो है एम ई लिख देते हैं इसको, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। This is a mass of electron and this is magnetic moment, right? So mu L is equal to minus E time 2 me into me v e and r। रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया है, तो इसको हम मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ। तो आपका ये मास कट जाएगा। आप क्या देख रहे हैं,
कि जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैं इसको म्यू एल इज इक्वल टू कर दिया, तो मैं इसको लिखता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसको मैं m से लिख देता हूँ। अब क्योंकि m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ m डोनेट कर रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट को। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में यदि वेलोसिटी घट गई है, देखिए आप वेलोसिटी कितनी घट गई है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी घट गई है और वो बन चुकी है b1 इज इक्वल टू v0 माइनस डेल्टा v। और यदि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, ओके, तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो मैग्नेटिक मूवमेंट नाउ विल बी m1, ओके, इट विल बी नाउ, जो शुरू में था m, ये घट जाएगा माइनस डेल्टा m, राइट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट विल डिक्रीज बाय सम अमाउंट। अब जरा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चलते हैं फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आप चलिए, यहाँ से आपको चीज़ें बड़ी साधारण तरीके से समझ आएंगी। आपने वेक्टर अलजेब्रा लगाना है यहाँ। आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस एक्स एक्सिस की ओर घूम रहा है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। ब्रैकेट का साइन बदलना पड़ेगा। जो वेलोसिटी है उसको मैं लिखूंगा v2 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैं इसको आई कैप लिख दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये माइनस जेड डायरेक्शन में है, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस ई b2 b, और आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे हो जाएगा। तो माइनस जे का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव बाई एक्सिस है और ये माइनस बाई एक्सिस है। इसका मतलब जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में ही लगेगा। ये देखिए, इसमें फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में ऐसे काम करेंगे। तो जो नेट फोर्स अलोंग द सेंटर क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा एफ सी प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये फोर्स जब हो जाएगा, अब होगा एम बी टू स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब देखो, पहले जो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी b0, जब आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो b2 कितना हो गया? वो हो गया, शुरू की वेलोसिटी कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, ओके। अब ये जो वेलोसिटी है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। सो अब आप लिखें कि जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जो m2 वेक्टर होगा, वो होगा m था शुरू में पहले, यहाँ देखिए आप, यहाँ this was originally m, okay, so if it was originally m then it will increase by an amount delta m, right। अब आप आगे चलते हैं। देखिए, जो हम जब आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट, कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायमैग्नेटिक का एटम का कैसे चेंज होगा? दिस इज m2 वेक्टर माइनस m1 वेक्टर। तो m2 है आपके पास m प्लस डेल्टा m माइनस वेक्टर क्वांटिटी है, और माइनस m माइनस डेल्टा है, राइट। सो ओके, अब आप यहाँ देखिए, जो आपके पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो डेवलप होगा वो आ जाएगा m वेक्टर प्लस डेल्टा m वेक्टर माइनस m वेक्टर प्लस डेल्टा m वेक्टर, ये कैंसिल हो जाएंगे। यू विल हैव 2 टाइम डेल्टा m वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? शुरू में जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व कर रहे थे, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट जो था वो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस था, और एक का जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर था। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो 0 था। बट जब आपने फील्ड लगाया तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो गया, वो नॉन जीरो हो गया। इसका मतलब आपका जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया। अब यदि ये मैग्नेटाइज हो तो किस डायरेक्शन में हुआ, दिस इज द क्वेश्चन। ये देखिए, ये m प्लस डेल्टा m वाले पार्ट, m प्लस डेल्टा m वाला पार्ट कौन सा है, देखिए जरा। यदि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका जो करंट है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाइए। इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो यहाँ मैं इसको लिख दूंगा कि m इसमें इधर है, ये m माइनस डेल्टा m। ओके, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो होगा प्लस जेड एक्सिस में। इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस डेल्टा m। एज मैग्नेटिक मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इन द अपवार्ड डायरेक्शन। मैं ये कह सकता हूँ, आगे लिखूँ, अब इसका जो कंक्लूजन होगा, सो हियर net magnetic moment here, net magnetic moment is in upward direction, upward direction means that in the direction opposite to applied magnetic field। ये देखिए, आपने जो फील्ड अप्लाई किया था वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन थी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पर आपका जो डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम जो डेल्टा m। सो बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इससे कुछ कंक्लूजन भी हमारा निकलेगा। हमारा कंक्लूजन इसमें से ये निकलेगा, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हुए। अब आपको डेफिनेशन, अब हम डिफाइन करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अब कौन से हुए, विच आर मैग्नेटाइज, जो मैग्नेटाइज तो होते हैं किस डायरेक्शन में, in the direction opposite to that of applied magnetic field. Diamagnetic materials are those magnetic materials, those are weakly magnetized in the direction opposite to that of applied magnetic field। आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको इस डेफिनेशन को समझने में बहुत हेल्प करेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज कैसे होते हैं, इन द डायरेक्शन opposite to that of applied magnetic field। So this is all about the diamagnetic material and the electron theory of diamagnetism, right? So अब इस जैसे हम हर बार एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस बार हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, इस बार हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि इस जो हमने पढ़ा उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टडी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, हाउ यूजफुल इज दिस। So this is from the NCERT and you must open this book and read it line by line and you will clear everything, and it is so good book because all the competitive exam in the questions from all the competitive exams asked from the NCERT books, so you must preface to study NCERT books। देखिए, सो ज़्यादातर जो एक्सोटिक जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो सुपर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर और सुपर, सुपर जब वर्ड जुड़ जाता है ना साथ में, इसका मतलब उसमें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टर जो आ जाता है। कंडक्टर जो होता है एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट करे। तो यदि उसके साथ एक आपने सुपर वर्ड जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक बार इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट करना शुरू करे तो कभी वो फिर ख़त्म ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कंडक्टर करंट को अलाउ करता है
कि उसमें से करंट पास होता है। और यदि एक बार करंट पास करे और वो स्टॉप ही ना हो, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोल देते हैं। ओके, सो दीज आर, ये मेटल्स होती है। और जब आप इसको बहुत ठंडा करते हैं, इसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, तो इसमें परफेक्ट कंडक्टिविटी की कंडीशन आ जाती है। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में शायद हमने डिस्कस किया होगा, यदि नहीं किया होगा तो हम एडिशनल टॉपिक में इसको डिस्कस कर देंगे। इसी तरीके से हम एक परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को हम डिस्कस यहाँ करना चाहते हैं। हियर द फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड। आपने इसको किस तरीके से इस लाइन को समझना है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था कि जो इसको समझने के लिए आपने क्या क्या यूज़ करना है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उसको हम लिखते हैं इस एक्सप्रेशन से म्यू ज़ीरो 1 प्लस जाई ससेप्टिबिलिटी है, और ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इस एक्स्ट्रा फील्ड में हम रखते हैं, और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का टेबल हमने आपको बताया था, जो पेज नंबर 191 ऑफ एनसीईआरटी है, यदि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल में जिसकी जो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, यदि ये ससेप्टिबिलिटी एग्जांपल के लिए -1 हो जाए, तो इमेजिन करिए, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो और 1 -1 इंटू एच। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। दिस मीन्स एक्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द solenoid as well as the magnetic material that will become equal to 0। इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके बीच में से क्रॉस नहीं करती है जब जाई की वैल्यू 1 हो जाती है। और जाई किसके बराबर होता है, यू नो, जाई इज इक्वल टू, सॉरी, म्यू आर इज इक्वल टू 1 plus xi. So if xi is -1, then mu r will become equal to 0. So such materials possesses the perfect diamagnetism. So superconductor क्या करता है, अब repels a magnet. The superconductor repels a magnet and is repelled by a magnet, having the same meaning at all. The phenomena of the perfect diamagnetism in superconductor is called, ये जो perfect diamagnetism है इन द सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड द मेजनर इफेक्ट। इसको मेजनर इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर। सो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स कैन बी गेनफुली एक्सप्लॉइटेड इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। अब ये जो कंसेप्ट है, आपको क्यों पढ़ाना है, ये आपको ये सवाल खुद से करना होता है कि हमें ये चीज़ें सिखाने की कोशिश क्यों की जाती है, ताकि आपको ये पता चल सके कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस फिज़िक्स का कितना योगदान है। ये they are used in variety of situation. For example, running magnetically levitator superfast train, जो मैग्नेटिकल लेविटेटर सुपरफास्ट ट्रेन्स होती हैं, उनमें इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस फिजिक्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो सारा समझ आ गया होगा। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप चाहें तो मैं इस वीडियो को दोबारा भी फिर इम्प्रूवमेंट के साथ अपलोड कर सकता हूं। और यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, तो उसका उत्तर देने की हम बेस्ट कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।